हेलो बच्चों, आज के इस भाग में हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 में संकलित वर्ण विचार एवं वर्तनी के विषय में अध्ययन करेंगे। इस विषय के अंतर्गत हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के कितने भेद होते हैं तथा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण कहते किसे हैं। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था कि भाषा को लिखित रूप देना लिपि कहलाता है और लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, जिन्हें साधारणतः हम अक्षर भी कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको और अधिक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। बच्चों, एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वर्णों के सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध मेल से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से किसका निर्माण होता है, वाक्यों का निर्माण होता है। अब बच्चों जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बच्चों, वर्णमाला क्या होती है? जैसे माला शब्द से हम एक तरीके से इंगित करते हैं कि जब हम बहुत सारे मोतियों को एक धागे में पिरोते हैं और जब उसे समूहबद्ध कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, माला कहलाती है। उसी प्रकार से जो वर्ण समूह मिलकर क्या बनाते हैं, वर्णमाला बनाते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि वर्णों का निश्चित व व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। बच्चों, एनसीईआरटी के अनुसार हिंदी वर्णमाला को निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत जो वर्ण है, हिंदी वर्णमाला कितने अक्षर वर्णों की है, 46 वर्णों की है, जो अलग अलग 3 वर्गों में विभक्त की गई है, स्वर, अयोगवह और व्यंजन। जैसे स्वर कितने माने गए हैं, 11, अयोगवह 2 और व्यंजन कुल मिलाकर 33 होते हैं, जिनको भी अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार से जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, 46 वर्ण होते हैं। इन्हीं सब वर्णों को आपको अच्छी तरह से कंठस्थ होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे स्वर हैं, कौन से अयोगवह हैं और कौन से हमारे व्यंजन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, अब समझते हैं कि वर्ण के भेद कौन से होते हैं। वर्ण के मुख्यतः हम 3 भेद बता रहे हैं कि जैसे कि मैंने अभी आपको पहले कहा कि वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवह। अब हम इनको अलग अलग समझेंगे कि स्वर वर्ण कौन से होते हैं, व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं और अयोगवह वर्ण कौन से होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, मतलब जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो कोई भी बाधा या मुख से हवा निकलते समय जब हमारे कंठ से हवा निकलती है कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है, तो वो वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और ये हिंदी भाषा में कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से, अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और स्वरों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलत स्वर। अब आगे जानते हैं कि इन स्वरों को के जो भेद हैं इनको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे और किस प्रकार से पहचानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम कौन से स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये 4 होते हैं संख्या में। कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसका दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है लंबा। तो इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 7। कौन सी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। इसका तीसरा प्रकार है पलत स्वर, जैसा कि आपकी पुस्तक में भी दे रखा है, लॉन्गर। इसका अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ है लॉन्गर, मतलब लंबे से भी लंबा।
तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? जिन स्वरों को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पलुत्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण पलुत्व स्वर के रूप में किया जाता है, तो उनके आगे हम हिंदी की गिनती का अंक, जैसे हम हिंदी की गिनती में 3 लिखते हैं या फिर अंग्रेजी में या इंग्लिश में हम एस लिखते हैं, उस तरीके से हम इसको इंगित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी अंकित किए हुए हैं, ओम और राम। इसी तरह से ओम में हिंदी का 3 बना हुआ है और राम में अंग्रेजी का एस। अब जानते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन-कौन से होते हैं। अब जानेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कहते किसे हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से रुककर बाहर निकलती है। बच्चों, हमने स्वर पढ़ते समय क्या पढ़ा था कि वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, वो स्वर होते हैं। लेकिन व्यंजन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख में कुछ रुककर बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों का बच्चों प्रयोग कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं किया जाता है और मूलतः जो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं, व्यंजन हैं, वो कितने हैं? 33 माने गए हैं, मतलब 33। और व्यंजनों के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, स्पर्श मतलब छूना। तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ मतलब गले से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बच्चों, इन्हें हम 5 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि आपने वर्णमाला में देखा था कि हमने व्यंजनों को 5 वर्गों में वर्गीकृत करा हुआ था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसी हिसाब से क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो कंठ को स्पर्श करते हैं, च वर्ग के व्यंजन तालु को, ट वर्ग के व्यंजन मूर्धा को, त वर्ग के व्यंजन दंत को और प वर्ग के व्यंजन ओष्ठ को छूते हैं। इसका दूसरा प्रकार है अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श किए हुए बिना बाहर निकल जाए, तो वो क्या कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतःस्थ। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे य, र, ल और व। इसका तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह के किसी भाग से रगड़ खाकर ऊष्मा उत्पन्न करे, मतलब गर्मी उत्पन्न करके निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स और ह। बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आपको बताया जा रहा है कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं और आपके जो स्पर्श व्यंजन हैं वो 5 वर्गों में वर्गीकृत हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं और जो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। इनके अंतर्गत जो व्यंजन और स्वर आते हैं, आपको अच्छे तरह से कंठस्थ होने चाहिए। इसका तीसरा प्रकार है वर्ण का अयोगवाह। अब अयोगवाह किसे कहते हैं? अगर हम इस अयोगवाह शब्द को संधि में विच्छेद करें, तो इसे कैसे लिखेंगे? अधन योग धन अवह। तो आ के योग से जिनका उच्चारण किया जाता है वो क्या कहलाएंगे? अयोगवाह कहलाएंगे। अयोगवाह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन होते हैं। इसी कारण इन्हें वर्णमाला में स्वरों के बाद व व्यंजनों से पहले लिखा जाता है। और अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अब समझते हैं अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहते किसे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, मतलब जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो हम अपने मुख में से का प्रयोग ना करके नाक से हमारा इसका स्वर निकलता है। जैसे, और इसका जब हम लिखते समय बिंदु के रूप में लिखते हैं। जैसे अंत, जब हमने बोला अंत, तो न का जो स्वर हमारे नाक से निकला वो कौन सा हमारा अयोगवाह है? अनुस्वार। इसका दूसरा प्रकार है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण हम ह की तरह समान करते हैं और इसका चिन्ह क्या होता है? 2 बिंदु होते हैं। जैसे नमः, जैसे
नमः पढ़ते समय नम को जब बिंदु लग गए, विसर्ग लग गया, तो हमने उसे किस प्रकार से उच्चारित किया? नम ना करके नमः किया। इसी तरह स्वत ना करके क्या किया? स्वतः किया। इस प्रकार से ये कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, अनुस्वार और विसर्ग। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ड और ढ को हिंदी वर्णमाला में नहीं रखा जाता है, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो ये भी जान लेते हैं कि इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते क्यों हैं। वो व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंका जाता है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कभी नहीं होता, अतः इन्हें किसी भी शब्द का आरंभ भी नहीं होता। जैसे पढ़ना। अब जो पढ़ना शब्द है, प और ना के बीच में क्या आया? ड। और पेड़, पेड़ के पे के बाद क्या आया? ड़। तो जो ढ और ड़ है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है और इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इस कारण से ये वर्णमाला में इनका स्थान नहीं है। बच्चों, अब समझते हैं मात्राएं। हमने अब तक पढ़ा था कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो ये जो वाक्य बनने तक का जो सफ़र है, वो कैसे होता है? तो सबसे पहले क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो जो शब्द बनते हैं वो किसके योग से बनते हैं? स्वर और व्यंजन के योग से बनते हैं। तो स्वरों को जब व्यंजनों के साथ हम मिलाते हैं तो उन्हें कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? मात्राएं बोलते हैं। बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि जो छोटे आ की अलग से मात्रा नहीं दर्शाई जाती है, क्योंकि यह सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर आपको एक सरणी दी गई है, सभी स्वर और उनकी मात्राएं लिखी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ यह भी इंकित किया हुआ है कि स्वव्यंजन और स्वर का मेल किस तरीके से होता है। जैसे हमने आपसे बोला था कि क अगर हम बोलते हैं तो क में छोटा आ निहित है, ख में भी छोटा आ निहित है। तो जब हम क लिखते हैं और उसको और भी विच्छेद स्वर के साथ लिखना होता है तो क को नीचे हलंत लगाते हैं और प्लस का साइन लगा के आ लिखते हैं, तो ये पूरा वर्ड बन जाता है क। इसी तरह से इसे पूरी सरणी आपको यहाँ दी गई है, इसे अच्छे से कंठस्थ करें और ध्यान रखें। इसके आगे हम समझते हैं वर्तनी। अब आती है स्पेलिंग। हमने वर्ण पढ़ लिए, हमने ये पढ़ लिया कि स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, लेकिन वर्तनी क्या होती है? स्पेलिंग की भाषा को लिखित रूप देने के लिए व्याकरण की पूर्ण जानकारी होना भी हमें अति आवश्यक होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं, इसका जब होती हैं तो जो हम लिखते हैं या बोलते हैं उसका उच्चारण गलत होता है या लिखते समय हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो शब्दों का सार्थक विन्यास और क्रमानुसार लिखना ही क्या कहलाता है? वर्तनी कहलाता है। बच्चों, जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं वो स्वर संबंधी हो सकती हैं, व्यंजन संबंधी हो सकती हैं, उच्चारण संबंधी हो सकती हैं, या फिर कभी कभी जो र का अलग अलग प्रयोग होता है उससे संबंधित भी हो सकती हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि इन सभी जो अशुद्धियाँ हैं वो आपके लेखन में या आपके बोलने में ना दृष्टिगत हों, इसलिए सभी स्वरों का उच्चारण, सभी मात्राएं स्वरों की और साथ ही प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण और उनका मेल के साथ लिखना आपको आना चाहिए और इनका जो अंतर है वो भी स्पष्ट होना चाहिए। धन्यवाद।